नरेंद्र दामोदर दास मोदी, एक नाम जो आज राजनीति, वैश्विक मंच और भारत की असंख्य कहानियों से जुड़ा है। यह कहानी है एक छोटे कस्बे के उस लड़के की जिसने जीवन के अनेक उतार चढ़ाव देखे, जिसने आदर्श, संगठन, राजनीति और सत्ता की दुनिया में अपने कदम रखे और जिसने देश की राजनीति को एक नई पहचान दी। आइए हम साथ में चलते हैं वर्ष दर वर्ष इस संघर्ष, उत्थान और विवादों से भरे सफर पर। 17 सितंबर 1950 गुजरात के छोटे से कस्बे वडनगर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक बच्चा जन्मा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उनके माता पिता के नाम थे दामोदर दास और हीराबेन मोदी। बचपन में उन्होंने अपने पिता के चाय के ठेले पर हाथ बटाया। वह छवि आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है। 1950 और 1960 के बीच इन्होंने स्कूलिंग, बचपन की जिज्ञासा और अपना करियर को बनाने में लगा दिया। वडनगर का यह नन्हा लड़का पढ़ाई लिखाई के साथ मंचन और वाद विवाद में भी रुचि रखता था। स्कूल के दिनों में नरेंद्र को थिएटर और बहसों में भाग लेना पसंद था। इन अनुभवों ने बाद में उनकी सार्वजनिक शैली और भाषण कुशलता को आकार दिया। 1967 में उन्होंने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की। उस समय के शिक्षक उन्हें एक औसत लेकिन प्रतिभाशाली छात्र के रूप में याद करते थे, विशेषकर उनके बहस कौशल और आत्मविश्वास के कारण। 1968 में नरेंद्र मोदी की शादी जशोदाबेन नरेंद्र भाई मोदी यानी चिमनालाल मोदी से करा दी गई। जब जशोदाबेन लगभग 16 वर्ष की थीं और मोदी 18 वर्ष के थे। शादी के 3 साल के बाद ही दोनों अलग हो गए थे। मोदी जी से अलग होने के बाद जशोदाबेन जी ने धोलका से अपनी पढ़ाई पूरी की और सरकारी स्कूल में शिक्षिका का कार्य करने लगी। सरकारी स्कूल की नौकरी से 2010 में सेवानिवृत्त होकर अपने छोटे भाई अशोक मोदी के साथ रहती है। 1970 के दशक की शुरुआत में नरेंद्र मोदी का परिचय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से हुआ। आरएसएस में शामिल होकर उन्होंने संगठन कार्य में खुद को समर्पित किया और बाद में वहां एक प्रचारक प्रोफेशनल की तरह सक्रिय भूमिका निभाई। आरएसएस से जुड़ाव ने उनके संगठनात्मक प्रशिक्षण और विचारधारा को आकार दिया। मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस में बीए किया था। उन्होंने इस परीक्षा को 1978 में पास किया। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा है कि उनकी डिग्री मूल्य यानी असली है। विश्वविद्यालय ने यह भी स्वीकार किया कि नाम में मामूली गड़बड़ियां थीं। मैं यह इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को लेकर विवाद चल रहा था। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के अभिलेखों में नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम के छात्र का रिकॉर्ड नहीं पाया है। नाम में मामूली अंतर भी था। एमए पार्ट 2 के फॉर्म में उन्होंने कुमार शब्द छोड़ दिया था। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा कि 1978 में मोदी ने परीक्षा पास की और 1979 में उन्हें डिग्री दी गई थी। गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय दोनों ने आरटीआई सूचना का अधिकार अनुरोधों और सार्वजनिक दबाव के बाद उनकी शिक्षा रिकॉर्ड की पुष्टि की है। उनके विषयों में राजनीतिक विचार, यूरोपीय राजनीतिक सिद्धांत, आधुनिक भारत राजनीति विश्लेषण और राजनीतिक मनोविज्ञान शामिल थे। यह दशक मोदी के लिए संगठन के भीतर काम सीखने और सामाजिक राजनीतिक नेटवर्क बनाने का समय था। उन्होंने विद्यार्थी संगठन और संघ के अन्य संगठनों के साथ काम किया, छोटे छोटे जिम्मेदारियां लीं और धीरे धीरे नेतृत्व की ओर बढ़े। 1980 के उत्तरार्ध और 1980 के दशक में मोदी जी का राष्ट्रीय राजनीतिक परिधि में कदम बढ़ा और फिर मोदी जी ने गुजरात विश्वविद्यालय, गुजरात यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस में एमए किया था। वे एक्सटर्नल छात्र यानी डिस्टेंस से थे। उन्होंने 1983 में प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास में पास किया। कुल 800 में से 499 अंक प्राप्त किए, लगभग 62.3%। कुछ लोगों ने उनके डिग्रियों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं। 1985 में वह भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के साथ औपचारिक रूप से जुड़ गए और पार्टी में विभिन्न स्तरों पर काम करने लगे। यह वह दौर था जब उनका राजनीतिक कैरियर धीरे धीरे आकार लेने लगा। 1990 के दशक में मोदी ने भाजपा के भीतर संगठनात्मक और चुनावी काम देखरेख करना शुरू कर दिया। वे गुजरात के राजनीति के सक्रिय पक्ष बन गए और पार्टी के लिए महत्वपूर्ण कार्यों में लगे रहे। इसी अवधि में उनकी रणनीतिक क्षमता और जनसंपर्क की कला निखरी। 2001 का वह साल गुजरात और मोदी के लिए निर्णायक रहा। उस वर्ष 3 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे मुख्यमंत्री के पद पर बैठे और राज्य के प्रशासन की बागडोर संभाली। इस समय से उनका कद राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ने लगा। 2002 गुजरात में भीषण दंगों का वर्ष था।
इस घटना ने पूरे देश और दुनिया का ध्यान गुजरात की ओर मोड़ दिया। दंगों के बाद नरेंद्र मोदी की नेतृत्व कुशलता, प्रशासनिक निर्णय तथा उन पर लगे आरोप सब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गए। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने उनकी छवि के दोनों पहलू, समर्थक और आलोचक, को मजबूती से पेश किया। 2002 से 2007 के बीच डेवलपमेंट मॉडल और वाइब्रेंट गुजरात का रहा। दंगों के बाद मोदी ने राज्य के विकास और निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया। वाइब्रेंट गुजरात जैसे समिट और बड़ी बड़ी आर्थिक पहलें उन्होंने शुरू की, जहां निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई योजनाओं का ऐलान हुआ। उनके समर्थक इन्हें गुजरात के विकास मॉडल का प्रमाण मानते हैं, जबकि आलोचक इन योजनाओं की प्रभावशीलता और सामाजिक परिणामों पर सवाल उठाते रहे। 2007 से 2012 के बीच गुजरात में लगातार जीत और राष्ट्रीय पहचान मिली। 2007 से 2012 तक यह उनका तीसरा कार्यकाल था। 23 दिसंबर 2007 और 20 दिसंबर 2012 तक गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे। इस अवधि में मोदी ने गुजरात मॉडल नाम से जाना जाने वाला विकास मॉडल मजबूत किया। 2007 गुजरात विधानसभा चुनाव, बीजेपी ने 182 में से 117 सीटें जीती। 2012 गुजरात विधानसभा चुनाव, बीजेपी ने फिर से जीत दर्ज की, 115 सीटें जीती। 2012 की यह जीत इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे यह संदेश गया कि मोदी की लोकप्रियता और विकास एजेंडा जनता में कायम है। मोदी ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिकरण और निवेश को प्राथमिकता दी। उन्होंने ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ाया, ज्योति ग्राम जैसी योजनाओं के जरिए गांवों में बिजली पहुंचाने का काम किया। पर्यावरण और ऊर्जा की दिशा में भी कदम उठाए गए। कनाल सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। स्वास्थ्य सेवा में खिलखिलाट एम्बुलेंस सेवा नवजात शिशु और मां के लिए 2012 में शुरू हुई। गुजरात मॉडल की बहुत तारीफ हुई, लेकिन आलोचक कहते थे कि यह मॉडल कुछ कमियों से मुक्त नहीं था। जैसे विकास अधिक शहरों और उद्योग में केंद्रित हो सकता है, जबकि सामाजिक क्षेत्रों, स्वास्थ्य, पोषण में कम पड़ सकता है। CAG ऑडिटर जनरल की रिपोर्टों के मुताबिक 2007 से 2012 के बीच गुजरात में कुछ सामाजिक संकेतकों में कमी भी रही, जैसे कुछ वर्गों में बच्चों का पोषण स्तर, राजनीतिक विरोध और पार्टी अंदरूनी टकराव भी चलने लगे थे। उदाहरण के लिए 2012 में भाजपा के अंदर सीनियर नेताओं में पावर बैलेंस को लेकर सूचना मिली। अप्रैल 2012 में ही स्वामी विवेकानंद युवा रोजगार सप्ताह आयोजित किया गया, जिसमें मोदी ने करीब 65,000 युवाओं को नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए। यह पहल मोदी की छवि को विकासमुखी और जन कल्याणकारी नेतृत्व वाली सरकार के रूप में मजबूत करने में मदद में आई। 2012 की जीत मोदी के करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इससे उनकी वैधानिक और राजनीतिक शक्ति और बढ़ी और उन्होंने गुजरात में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इस अवधि में उनके विकास मॉडल ने उन्हें राष्ट्रीय मंच पर भी पहचान दिलाई। लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि मोदी सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि भारतीय राजनीति में बड़े स्तर पर भूमिका निभा सकते हैं। इन सफलताओं के बाद ही आगे चलकर उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए दावेदारी मजबूत की, जो अंततः 2014 में प्रधानमंत्री बनने में मददगार साबित हुई। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने गुजरात में चुनावों में लगातार सफलता हासिल की। 2007 में और बाद में 2012 में भी वह गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे। इस अवधि के दौरान मोदी ने राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर अपनी आवाज को और ऊंचा किया। उनकी छवि अब नया नेतृत्व और विकास केंद्रित नेता के रूप में बनकर उभरी। 2013 में भाजपा के भीतर और उससे बाहर मोदी की लोकप्रियता तथा संगठन में उनकी पकड़ ने उन्हें प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में तैयार कर दिया। पार्टी ने मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव का नेता घोषित किया और उसी तल पर उनकी राष्ट्रीय राजनीति की छलांग तय हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने। यह क्षण भारतीय राजनीति का बड़ा मोड़ था। एक अवतरित नेता की छवि जिसने लोकसभा में एक बड़ा बहुमत हासिल कर लिया। इसी समय मोदी जी के द्वारा बहुत सारी योजनाओं पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई ताकि वित्तीय समावेशन हो सके। संसद आदर्श ग्राम योजना SAGY शुरू की गई, जिसमें सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के गांवों को मॉडल गांव बनाने का काम सौंपा गया। ग्रामीण बिजलीकरण विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन पर जोर। सरकार ने कहा कि बचे हुए गांवों को बिजली देने का मिशन 1000 दिनों में पूरा किया जाएगा। 2015 स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च की गई 25 जून 2015 को, ताकि प्रमुख शहरों को स्मार्ट बनाया जाए।
शहरों में आधारभूत संरचना सुधार हो। भारतमाला परियोजना की शुरुआत हुआ। राजमार्ग और एक्सप्रेसवे बनाने का काम तेजी से शुरू हुआ। 2014 से 2016 के बीच शुरुआती कार्यकाल और अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाई। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी कई अहम राष्ट्रीय पहलों का शुभारंभ किया। साथ ही उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय पहलू भी देखने को मिला। कई देशों की यात्राएं, विदेशी निवेश और वैश्विक मंचों पर भाषण, सबने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में उजागर किया। 2016 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देना शुरू किया गया। कौशल विकास स्किल इंडिया पर काम जारी, युवाओं को ट्रेनिंग देने की पहल की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सामाजिक योजनाओं पर भी फोकस था। 8 नवंबर 2016 एक ऐसा दिन जब सरकार ने अचानक उच्च मूल्य के रुपए के नोट 500 और 1000 को बंद घोषित कर दिया। इस कदम को सरकार ने काला धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा से लड़ने के प्रयास के रूप में पेश किया। इस नीति के तत्काल और दूरगामी आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव पर देश में व्यापक बहस हुई। समर्थक इसे साहसिक और आवश्यक निर्णय मानते रहे, जबकि आलोचक इसके क्रियान्वयन और आम जनता पर इसके प्रभाव पर प्रश्न उठाते रहे। 2017 जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सामान्य सेवा कर और आर्थिक सुधार पर जोर दिया जा रहा था। 1 जुलाई 2017 भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू हुआ, जो इकाइयों के लिए टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाना और कर व्यवस्था को एकीकृत करने का प्रयास था। मोदी सरकार के कार्यकाल में यह एक बड़ा कर सुधार माना गया। इस अवधि में कई आर्थिक सुधार और नीतिगत फैसले सामने आए, जिनका उद्देश्य निवेश बढ़ाना और कर प्रणाली में पारदर्शिता लाना था। फिर 2018 में आयुष्मान भारत योजना, हेल्थ इंश्योरेंस योजना शुरू की गई, जिससे गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा 1 साल में 5 लाख तक कवरेज मिल सके। फिर डिजिटल इंडिया और स्वास्थ्य डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार जारी हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी व भाजपा ने फिर से स्पष्ट बहुमत हासिल किया और नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस जीत ने यह दर्शाया कि उनके पास चुनावी समर्थन का मजबूत आधार बना हुआ है। मोदी जी के द्वारा 2019 से 2020 बड़ी नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय पहलें जारी की गई। इस अवधि में भारत ने कई बड़ी घोषणाएं और अंतर्राष्ट्रीय पहलें देखी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बढ़ावा देना, स्वच्छ ऊर्जा व जलवायु पहलें तथा बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डिजिटल भारत पर जोर। 2019 में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स पूरी तरह से लागू कर वन नेशन वन टैक्स की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू, किसानों को सीधे आर्थिक सहायता देने का काम। राजनीतिक रूप से बड़ा कदम, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया। देखा गया है कि यह मोदी के 11 साल की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है। 2020 में वैश्विक कोविड-19 महामारी ने भारत सहित पूरे विश्व को प्रभावित किया। मोदी सरकार ने लॉकडाउन, स्वास्थ्य प्रोटोकॉल और वैक्सीनेशन अभियानों के माध्यम से महामारी से निपटने का प्रयास किया। इस संकट काल ने प्रशासनिक क्षमताओं के साथ साथ समस्याओं और आलोचनाओं को भी सामने रखा, जिसमें आर्थिक व्यवधान और प्रवासी मजदूरों की स्थिति प्रमुख थी। 2020 में ही पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, कोविड के समय अधिक समर्थन देने के लिए मुफ्त राशन वितरण किया गया। कोविड-19 महामारी की चुनौतियों का सामना किया गया। वैक्सीनेशन अभियान को आगे बढ़ाया गया, हालांकि वैक्सीन अभियान के बड़े हिस्से बाद में हुए। 2021 से 2022 के बीच टीकाकरण अभियान और महामारी के बाद की चुनौतियां सामने आई। भारत ने तेज गति से टीकाकरण अभियानों का विस्तार किया और लाखों करोड़ों लोगों को वैक्सीन दी गई। इस दौरान आर्थिक सुधारों, बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नीतिगत कदम उठाए गए। 2021 में ही स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2021 गांवों की जमीन का सर्वे ड्रोन तकनीक से किया जाना शुरू हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति हक, लैंड ओनरशिप पर काम बढ़ा। डिजास्टर प्रबंधन, आपदा तैयारी पर फोकस। सरकारी रिपोर्ट में सेवा सुशासन को प्रमुख कहा गया है। 2022 रक्षा सुधार, ऑपरेशन अग्निपथ जैसी नीतियां डिजाइन की गई ताकि युवा सेना में आए और सेना का आधुनिकीकरण हो सके। ये कहा जाता है कि आधुनिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। इकोनॉमी में आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम जारी। डिजिटल पेमेंट और यूपीआई नेटवर्क और बढ़ावा मिला। मोदी सरकार ने वित्तीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया। फिर 2023 में अमृत भारत स्टेशन स्कीम, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन हुआ।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर तेजी होने लगी। पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत बहुत बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट एकीकृत किए गए। सामाजिक समावेशन में जोर। मंत्रिमंडल में एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय के प्रतिनिधियों की संख्या उल्लेखनीय रही। 2024 राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा यानी जनवरी 2024 का जिक्र सरकारी रिपोर्ट में महत्वपूर्ण घटना के रूप में है। 2024 के आम चुनावों में भाजपा और गठबंधन ने टोटल पर्याप्त 293 सीटें जीतकर मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाने का अवसर दिया। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। यह भारत के राजनीतिक इतिहास में दुर्लभ उपलब्धियों में से एक थी और इस चुनाव के परिणामों ने यह भी दिखाया कि पार्टी को अब क्षेत्रीय सहयोगियों यानी रीजनल पार्टनर्स पर निर्भरता बढ़ानी पड़ी, क्योंकि भाजपा ने अकेले पूर्ण बहुमत नहीं रखा। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी के समक्ष नई राजनीतिक वास्तविकताएं थीं, सीमित बहुमत, गठबंधन परंबंध और बढ़ती विपक्षी ताकतें। साथ ही अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और वैश्विक कूटनीति में सक्रियता जारी रही। उदाहरण के तौर पर हालिया ताज़ा सार्वजनिक आयोजन और विकास परियोजनाओं जैसे नवी मुंबई एयरपोर्ट उद्घाटन ने संकेत दिए कि सरकार बड़ी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को तेज कर रही है। 2025 मोदी सरकार पूरी तरह 11 साल का युग पूरा कर चुकी है और उन्होंने विकसित भारत के अमृतकाल के रूप में इस अवधि का आकलन किया है। 208 बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, कुल मिलाकर 15.3 अरब 3 लाख करोड़ रुपए की प्रगति का आकलन किया गया है। सामाजिक कल्याण, समावेशन और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली नीतियों का लेखा जोखा पेश किया गया। मोदी की अगुवाई वाली एनडीए को 243 सीटों में से 202 सीटें मिली। यह वोटरों का एक मजबूत जनादेश माना जा रहा है, खासकर मोदी नीतीश कुमार की जोड़ी की राजनीतिक ताकत के कारण। बीजेपी इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी। पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद मोदी ने कहा कि बिहार ने पिछले जंगल राज उनका विपक्षी तबका को हराया है। उन्होंने MY फॉर्मूला, जिसे विपक्ष में मुस्लिम यादव समीकरण से जोड़कर देखा जाता है, को चुनौती दी। मोदी के मुताबिक बिहार ने एक महिला और युवा महिला यूथ फॉर्मूला के पक्ष में मतदान किया है। मोदी ने चुनाव को विकास मतदान के रूप में देखे जाने की बात कही है। कहा कि आने वाले 5 सालों में बिहार में नई इंडस्ट्री, निवेश और नौकरियां होंगी। उन्होंने चुनाव आयोग की तारीफ की और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास बताया। नरेंद्र मोदी की कहानी केवल उपलब्धियों की नहीं है, यह संघर्षों, कठिन निर्णयों और विवादों की भी कहानी है। वह बचपन से ही सीमित संसाधनों के बीच बड़े हुए और उन्होंने संगठनात्मक जीवन में कठोर प्रशिक्षण और अनुशासन पाया। उनके समर्थक उन्हें अदम्य इच्छा शक्ति और विकास के प्रतीक के रूप में देखते हैं। उनके आलोचक कुछ नीतियों में धार्मिक और सामाजिक ध्रुवीकरण तथा संवैधानिक संस्थाओं पर कथित प्रभाव के लिए चिंतित है। इतिहास, राजनीतिक विश्लेषण और मीडिया रिपोर्टिंग तीनों मिलकर इस जटिल छवि को रेखांकित करते हैं। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने सीमित संसाधनों और संगठनात्मक कठोरता से होकर मार्ग बनाया, जिसने सत्ता के उच्चतम शिखर तक पहुंचना संभव किया, मगर साथ ही वह आलोचनाओं और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से भी गुजरा। नरेंद्र मोदी का जीवन दर्शाता है कि कैसे व्यक्ति के निजी अनुभव, संगठनात्मक संस्कृति और ऐतिहासिक परिस्थितियां मिलकर किसी नेता की पहचान बनाती हैं और कैसे निर्णयों के प्रभाव पीढ़ियों तक प्रतिध्वनित होते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।